हमारी आज की कहानी है पिता हो तो ऐसा। आप दोनों के तलाक को मंजूरी दी जाती है। वकीलों की बहस और कागजी कार्रवाई के बाद जज साहब ने जब फैसला सुनाया तो उनके इतना कहते ही कोर्ट में खड़ी राधिका और वैभव विवाह बंधन से मुक्त हो गए। दोनों के हाथ में तलाक के कागजों की एक एक प्रति थी। दोनों चुप थे। तभी राधिका के वकील बड़ी खुशी से राधिका के मम्मी पापा को बधाई देने लगे तो राधिका की माँ ने भी हाथ जोड़ते हुए वकील साहब को खुशी खुशी धन्यवाद कहा। वैभव, जो कभी तलाक चाहता ही नहीं था, इस फैसले के बाद निराश होकर अपनी कुर्सी पर ज्यों का त्यों बैठा रहा। तो वहीं राधिका, जो 6 महीने से इस दिन का इंतजार कर रही थी, न जाने क्यों आज उसे एहसास हुआ कि वो आज शायद जीत कर भी हार गई थी। आसपास क्या बातें चल रही हैं, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, आज से तुम आजाद हो। आवाज सुनते ही राधिका ने देखा तो वैभव उसके सामने था। राधिका ने देखा कि वैभव का निराश और मायूस चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। इससे पहले कि राधिका उसे कुछ कहती, वैभव वहां से चलता बना। वैभव, वैभव, राधिका जोर जोर से उसे पुकारने लगी। तभी उसके कानों में माँ की आवाज आई, राधिका बेटी, क्या हुआ? राधिका, उठ बेटी, कोई सपना देख रही थी क्या? राधिका नींद से जागी तो उसकी माँ ने कहा, परसों कोर्ट का फैसला है। अब वैभव नाम की बेड़ियों से तुम्हें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब मेरी बेटी फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, ममता जी ने कहा। लेकिन राधिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे अपनी माँ की ये बातें क्यों अच्छी नहीं लग रही थी। आखिर वो भी तो आजादी चाहती थी। माँ के जाने के बाद राधिका ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर रोने के बाद जैसे ही वो अपने आंसुओं को पोंछने लगी तो उसे याद आने लगा, जब कभी भी वो रोया करती थी तो वैभव उसके आंसू पोंछता हुआ कहता था, तुम जानती हो, तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे दुख होता है। पत्नी का मूड ठीक करने के लिए वैभव बड़े प्यार से उसका सिर सहलाने लगता तो राधिका उसके सीने से लग जाती। लेकिन अब उसके पास वैभव कहाँ था उसे चुप करवाने के लिए। बिस्तर पर लेटे हुए राधिका यादों के समंदर में गोते खाने लगी। राधिका और उसकी बड़ी बहन मोनिका को माँ बाप ने शुरू से ही बड़े नाजों से पाला था। खास तौर पर राधिका तो अपनी माँ की लाडली थी। ना सुनना तो उसे पसंद ही नहीं था। अक्सर कैलाश नाथ जी अपनी पत्नी से कहा करते, तुमने तो राधिका को लाड प्यार से बिगाड़ ही दिया है। बेटियों के इतने भी नखरे नहीं उठाने चाहिए कि वो बिगड़ ही जाए। ससुराल में अगर कोई इसकी मांग पूरी ना कर पाया तो। इस पर राधिका की माँ कहती, अरे अपनी मोनिका के लिए हमने कितना अच्छा लड़का ढूंढा है जो उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करता है। राधिका के लिए भी हम वही लड़का ढूंढेंगे जो उसके सारे नखरे उठा पाए। वैभव एक बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर था। दिखने में वो किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था, परंतु अहंकार से बिल्कुल परे। वो सादा जीवन जीने में विश्वास रखता था। जब उसके साथ राधिका के रिश्ते की बात चली तो ममता जी और कैलाश नाथ जी को वो बहुत पसंद आया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी बेटी के नखरे केवल वही उठा सकता है। राधिका ने तो उसे देखते ही हाँ कर दी। वैभव के माता पिता जो गांव में रहा करते थे, शादी के लिए कुछ दिन उसके घर आ गए। खूब धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद राधिका ने जिद ठान ली कि वो हनीमून के लिए केवल पेरिस ही जाएगी, जबकि वैभव भारत में ही कहीं घूमना चाहता था। उसने उसे समझाने की कोशिश की, परंतु राधिका नहीं मानी।
और पेरिस की टिकट करवाने के लिए उसने अपनी माँ को फोन कर दिया। इस बारे में जब वैभव को पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ और बोला, राधिका, तुमने विदेश की टिकट करवाने के लिए अपनी माँ से क्यों कहा? ये काम तो मैं भी कर सकता था। तो राधिका बोली, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने माँ से कह दिया। वो मेरी बात कभी नहीं टालती। लेकिन राधिका, मैंने मना भी कहाँ किया था? अभी तो सिर्फ बात ही हुई थी। अगर तुम विदेश जाना चाहती हो तो यही सही, लेकिन मैं तुम्हें अपने पैसे से ले जाना चाहता हूँ। तुम माँ को टिकट के पैसे वापस कर दो। अरे तो क्या हुआ? इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मेरे मम्मी पापा हम लोगों से अलग थोड़ी ना है। आखिरकार वैभव को राधिका की बात माननी पड़ी और वे दोनों शादी के 5 दिन बाद ही पेरिस के लिए रवाना हो गए। पेरिस के होटल में पहुंचते ही राधिका अपने आलीशान कमरे को देखकर खुशी से उछल पड़ी। कुछ देर आराम करके घूमने जाने को तैयार हुए तो राधिका जीन्स टॉप पहनकर बाहर आई। वैभव उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। अरे अब जल्दी भी चलो, पति का हाथ पकड़कर राधिका चंचल स्वर में बोली। वैभव, मुझे यहाँ सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो। अच्छा ही हुआ जो मेरे मम्मी पापा ने हमारी यहाँ के टिकट्स बुक करवा दी, नहीं तो तुम मुझे वहीं आसपास की ही किसी छोटी मोटी जगह पर ले जाते। तुम्हारे भरोसे बैठी रहती तो मुझे ये नज़ारे देखने को ही ना मिलते। राधिका ने ये बात बचपने में कह दी तो वैभव को बुरा लगा, लेकिन राधिका तो अपनी ही धुन में मस्त थी। हालांकि वैभव भी ये बात समझता था कि राधिका ये सब बातें नादानी में उसे कह देती है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। और फिर उसे उसकी ये मासूमियत ही तो पसंद थी। उसने राधिका को उसकी कमियों के साथ अपनाया था। दिन यूं ही बीतने लगे। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जब वे भारत वापस लौटे तो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्हें लेने के लिए ममता जी ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर वहां पहुंच गई और बोली, आज तुम दोनों हमारे घर पर ही चलो, खाना तैयार है। तो वैभव बोला, नहीं माँ, घर पर माँ बाबूजी इंतजार कर रहे हैं। माँ ने खाना भी बनाकर रखा है। 2-3 दिन में वो गांव वापस लौट जाएंगे, तब हम आ जाएंगे। अरे पर मैंने इतने प्यार से खाना बनाया है, उसका क्या? ममता जी बोली तो राधिका भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। ठीक है राधिका, तुम्हें जाना है तो चली जाओ, लेकिन मुझे घर जाना होगा। ऑफिस के लिए सुबह जल्दी निकलना है। ऐसा कहकर वैभव अपने घर चला गया। वहीं जब राधिका को उसके पापा ने देखा तो समझाते हुए उसे बोले, बिटिया, पहले तुझे अपने ससुराल जाना चाहिए था। तेरे सास ससुर तेरी राह देख रहे होंगे। अरे आप भी ना, इतने दिनों बाद बेटी आई है तो उससे हालचाल पूछने की बजाय आप उसे वापस जाने को कह रहे हैं। और फिर ससुराल कहाँ भागा चला जा रहा है? पहले हम तो मिल लें अपनी बेटी से। ऐसा कहते हुए ममता जी अपनी बेटी को प्यार से पुचकारने लगी। शाम को पिता के समझाने पर राधिका अपने ससुराल वापस लौट गई। अगले दिन सुबह वैभव राधिका को नींद से जगाने लगा। राधिका उठो, 10 बजने को आए हैं, मम्मी पापा क्या सोचेंगे? तो राधिका बोली, अरे वैभव, अभी मुझे और सोना है, सफर की थकान अभी उतरी नहीं है। ऑफिस जाने के लिए वैभव कमरे से तैयार होकर बाहर आया तो उसकी माँ ने नाश्ता लगाया। तो वैभव बोला, सफर से थक कर आई है ना, इसलिए अभी उठी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, बहू को सोने दो। बेटे बहू के हनीमून से लौटने के बाद वैभव के माता पिता पूरा 1 हफ्ता उनके घर रहे, लेकिन राधिका ने एक दिन भी उन्हें खाना पकाकर नहीं खिलाया। कभी शॉपिंग करने चली जाती, कभी बाहर घूमने फिरने, तो कभी अपनी मम्मी से मिलने। उसके सास ससुर भी जानते थे कि वो दिल की बुरी नहीं है। अक्सर राधिका उनके पास बैठकर उनके साथ खूब सारी बातें किया करती थी।
उनके साथ उसका खासा लगाव हो गया था। जब उसके सास ससुर गांव वापस जाने लगे तो राधिका उनके गले लगकर खूब रोई। सास ससुर के जाने के बाद राधिका को घर पर अकेलापन खाने को दौड़ता था, लेकिन वैभव अपने काम में बहुत अधिक व्यस्त रहता था। एक दिन राधिका ने वैभव से कहा, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। नई मूवी लगी है, आज शाम को तुम जल्दी घर आ जाना। पहले मूवी देखने चलेंगे, फिर डिनर भी बाहर ही करेंगे। राधिका को मना करना वैभव को ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने हाँ कर दी। बाहर जाने के लिए राधिका बहुत उत्साहित थी। शाम को उसने एक खूबसूरत सा सलवार सूट पहना और बढ़िया सा मेकअप किया, लेकिन तभी वैभव का फोन आया कि आज जल्दी आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत जरूरी काम है। इतना सुनते ही राधिका की भौहें तन गई और पारा चढ़ गया। वो उसी समय अपनी मम्मी के घर चली गई और ये सारी बात बताते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसके पापा ने उसे प्यार से समझाया कि वैभव को कोई बहुत जरूरी काम होगा, इसलिए उसे ऐसे नाराज नहीं होना चाहिए। तभी उसकी मम्मी बोली, ऐसा भी क्या जरूरी काम? क्या मेरी बेटी उसके घर की नौकरानी है जो दिन भर उसके घर का सारा काम करे और वो उसे एक फिल्म दिखाने भी नहीं ले जा सकता? चल बिटिया, आज हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं, उसके बाद डिनर बाहर ही करेंगे, उसकी मम्मी ने कहा। तो राधिका खुशी से चहक उठी। आई लव यू माँ, आप इतना ध्यान रखती हैं मेरी खुशी का, कहते हुए अपनी माँ के गले लग गई। राधिका अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने चली गई। उधर वैभव जल्दी से अपना काम निपटाने लगा, ये सोचकर कि मूवी किसी और दिन देख लेंगे, लेकिन डिनर तो मैं अपनी पत्नी को बाहर ही करवाऊंगा। राधिका को सरप्राइज देने के लिए जैसे ही वो घर पहुंचा तो राधिका को घर पर ना देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत उसे फोन किया तो राधिका बोली, सॉरी वैभव, मैं तो मम्मी के साथ बाहर डिनर करने आ गई हूँ। सुनते ही वैभव उदास हो गया। एक बार फोन करके बता तो दिया होता। अरे वैभव, मुझे ध्यान नहीं रहा, और वैसे भी तुमने तो मेरा मूड खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो तो मेरी मम्मी है जो मेरा इतना ध्यान रखती हैं। दोपहर के राजमा चावल पड़े हैं, तुम गर्म करके खा लेना, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। राधिका की ये बात वैभव को बहुत बुरी लगी। बिना खाना खाए ही वो बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद राधिका भी घर लौट आई। अगले दिन वैभव जैसे ही ऑफिस जाने लगा तभी राधिका बोली, वैभव, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। और इतना कहते कहते वो वॉश बेसिन की तरफ भागी और उसे उल्टी आ गई। वैभव परेशान सा हो गया। राधिका, तुम्हारा बाहर का खाना कुछ ज्यादा ही हो रहा है, शायद उसी कारण अपच की शिकायत हो गई है। मैं ऑफिस बाद में जाऊंगा, पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। वैभव ने ऑफिस में फोन करके देर से आने को कह दिया और राधिका को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने राधिका का चेकअप किया। कुछ देर बाद वैभव को कैबिन में बुलाया। वैभव घबराया हुआ था। सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर? वैभव ने कहा तो डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, अरे ये चिंता की नहीं, खुशी की बात है, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। इतना सुनते ही वैभव की खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन राधिका कुछ परेशान हो गई। वे दोनों गाड़ी में बैठकर घर पहुंचे तो राधिका बोली, वैभव, मैं अभी बच्चा नहीं चाहती थी। वैभव उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और फिर उसे प्यार से समझाता हुआ बोला, राधिका, अभी तो तुम ये बात कह रही हो, लेकिन जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तब तुम ही उस पर सबसे ज्यादा प्यार लुटाओगी, मुझे भी भूल जाओगी उसके आने पर। वैभव के समझाने पर राधिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और पति के कंधे पर सर रखकर कुछ देर यूं ही बैठी रही। जब से वैभव को ये खुशखबरी मिली थी
तब से उसकी पूरी कोशिश रहती कि राधिका पर किसी चीज का तनाव ना हो। उसे आराम देने के लिए वैभव ने एक फुल टाइम मेड भी लगवा दी। अभी एक सप्ताह ही बीता था कि राधिका के पास उसकी एक सहेली का फोन आया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद राधिका ने उसे बताया कि वो माँ बनने वाली है। तो ये सुनकर उसकी सहेली हैरानी से बोली, "What are you saying, राधिका? तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? अभी तो तुम्हारी शादी हुई थी, लाइफ एंजॉय करने का समय था और तुम इन सब झमेलों में फंस गई। एक बार तेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया, फिर तेरी अपनी आजादी तो गई।" सहेली की बात सुनकर राधिका बोली, "अरे यार, क्या बताऊं, मैं भी अभी इन सब बातों में फंसना नहीं चाहती थी, पर अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।" वैभव तो ये बात सुनकर इतना खुश है कि मैं बता नहीं सकती। अरे यार, इन आदमियों का क्या है, फर्क तो एक औरत की जिंदगी में पड़ता है, पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। मेरी मान, अभी देर नहीं हुई, अब भी तू इस परेशानी से छुटकारा पा सकती है। फोन रखने के बाद राधिका सोच में पड़ गई। कभी तो उसे वैभव की खुशी का ख्याल आने लगता, तो कभी अपनी आजाद जिंदगी के बारे में सोचने लगती। बहुत देर सोचने के बाद आखिरकार वो एक निर्णय पर पहुंच गई और अपनी माँ को फोन लगाया। सारी बात बताते हुए उसने एक बात स्पष्ट कर दी कि वो ये बच्चा नहीं चाहती। तो उसकी माँ ने भी उसका साथ देते हुए कहा, "तुम वही करो जिसमें तुम्हारी खुशी हो, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ।" शाम को जब वैभव घर लौटा तो राधिका ने कहा, "वैभव, मैंने फैसला कर लिया है।" राधिका की बात सुनकर वैभव उसे हैरानी से देखने लगा। "किस बात का फैसला राधिका?" "यही कि मैं अभी बच्चा नहीं चाहती।" वैभव को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने सीसा घोल दिया हो। "तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अरे, एक माँ तो ममता की मूरत होती है और तुम इतनी कठोर हो गई कि अपनी ही नन्ही सी जान का गला घोंटने को तैयार हो गई।" फिर वैभव ने अपने गुस्से पर काबू किया और बड़े प्यार से उसे समझाता हुआ बोला, "देखो राधिका, इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी। जब वो रात को जागेगा तो मैं उठकर उसका ख्याल रख लूंगा। कपड़े गंदे करेगा तो डायपर भी बदल दूंगा। भूख लगेगी तो दूध की बोतल भी तैयार कर दूंगा। कम ऑन वैभव, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है, कल हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे इस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए।" तभी वैभव जोर से चिल्लाया, "तुम सोच भी कैसे सकती हो कि इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा?" तभी राधिका बोली, "वैभव, मैंने तुम्हें बताना था तो बता दिया, अब तुम चलो या ना चलो वो तुम्हारी इच्छा। कानूनी तौर पर मुझे ये फैसला लेने का पूरा हक है कि मैं अपना बच्चा रखूं या नहीं।" फिर वैभव गुस्से से कांपता हुआ बोला, "राधिका, इस बच्चे पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है, तो इसकी जिंदगी का फैसला तुम अकेले कैसे कर सकती हो?" "वैभव, मैं अब किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती, मैंने जो तय कर लिया सो कर लिया।" इतना कहकर राधिका बिस्तर पर जाकर सो गई। लेकिन वैभव की आंखों से नींद गायब हो गई। बड़ी मुश्किल से उसने वो रात काटी और अगले दिन सुबह राधिका के घर फोन कर दिया। उस समय राधिका के पापा घर पर थे। उन्होंने फोन उठाया तो वैभव ने उन्हें राधिका के माँ बनने की बात बताई। तो वो बोले, "अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन पापा, यही बात आपकी बेटी समझने को तैयार नहीं है। वो इस बच्चे को दुनिया में ही नहीं लाना चाहती।" राधिका के पापा ने उसे फोन पर बहुत समझाया, लेकिन वो अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं थी। थोड़ी देर में तैयार होकर अपना पर्स उठाते हुए राधिका बोली, "वैभव, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं?" लेकिन वैभव कुछ नहीं बोला।
तो ठीक है, मैं अस्पताल जा रही हूँ। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। उसके बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगी। राधिका अस्पताल पहुंची तो उसकी मम्मी वहीं उसका इंतजार कर रही थी। सारी तैयारी हो चुकी थी। कुछ ही देर में उसका अबॉर्शन करवा दिया गया। इस बात का पता चलने पर थोड़ी ही देर में उसके पापा भी वहां पहुंच गए। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो राधिका इधर उधर देखने लगी। वैभव कहीं नहीं था। उसने उसे फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इतनी भी क्या नाराजगी जो फोन पर बात तक नहीं कर रहा मुझसे। राधिका ने कहा तो उसके पापा बोले, बेटी, जो हरकत तुमने की है ना, अगर कोई और होता तो बात करना तो दूर, तुमसे नाता ही तोड़ लेता। सच बताऊं तो आज मुझे अपनी परवरिश पर शर्म आ रही है। ऐसा कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। फिर राधिका ने वैभव को फिर से फोन लगाया। बहुत बार फोन करने के बाद उसने फोन उठाया तो बोला, अब क्या बताने के लिए फोन किया है कि तुमने हमारे प्यार की निशानी को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया। एक तरह से तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि तुम माँ बनने के लायक हो ही नहीं। तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है। ये सुनकर राधिका रूंधी आवाज में बोली, वैभव, मुझे लेने कब आओगे? हम बैठकर अपने मन मुटाव को सुलझा लेंगे। नहीं राधिका, अब हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं बचा। तुम्हें जब आना हो तो आ जाना, पर मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। इतना कहकर वैभव ने फोन रख दिया तो राधिका की आंखों से आंसू फूट पड़े कि आखिर उसकी हर मांग पूरी करने वाला उसका पति इतना कठोर कैसे हो गया। तभी उसकी मम्मी कमरे के अंदर आई तो उसे ऐसे रोते देखकर बोली, क्या हुआ? मेरी बेटी ऐसे क्यों रो रही है? मम्मी, वैभव मुझसे बहुत गुस्सा है। कहते हैं कि अब मुझे लेने नहीं आएंगे। क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है? इतना बोलते बोलते वो अपनी माँ के गले लगकर सुबकने लगी तो उसकी माँ उसके आंसू पोंछते हुए बोली, किसने कहा कि तुम दोषी हो? तुमने कोई गलत काम नहीं किया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपनी माँ की ये बात सुनकर राधिका को पूरा विश्वास हो गया कि उसने एकदम सही फैसला लिया है। वैभव यूं ही राई का पहाड़ बना रहा है। राधिका अपनी माँ के साथ अपने मायके में आ गई। मायके में रहते हुए वो हर पल अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ना तो वैभव उसे लेने आया, ना ही उसने कोई कॉल या मैसेज किया। दिन बीतने के साथ साथ राधिका की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अपने मोबाइल फोन में वैभव के साथ खुद की फोटो देख देख कर वो रोती जा रही थी। तभी उसके पापा उसके पास आए और बोले, बेटी, मैं जानता हूँ कि तू वैभव से बहुत प्यार करती है। उसके बिना एक एक पल काटना तेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तू उसे फोन क्यों नहीं कर लेती? अगर तू एक कदम आगे बढ़ाएगी तो मुझे पूरा यकीन है कि वो तुझे लेने आ जाएगा। क्यों पापा, मैं फोन क्यों करूं? आखिर मैंने ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया? गुस्से में आकर राधिका बोली तो उसके पापा ने कहा, जब तुम अपनी जिद छोड़ना ही नहीं चाहती तो फिर दिन भर अपने आप को कमरे में बंद करके क्यों रोती रहती हो? इतना सुनते ही राधिका बोली, आखिर कैसे पिता हैं आप? मेरी परेशानी भी आपको नजर नहीं आती? हमेशा आप मुझे ही गलत ठहराते रहते हो। सही कहा बेटी तुमने। कैसा बाप हूं मैं जो अपनी बेटी को इतना भी ना समझा सका कि क्या सही है और क्या गलत। और वैसे तुम क्या जानो माँ बाप के लिए संतान क्या मायने रखती है। तुमने तो अपनी ही संतान का। इतना कहते कहते उसके पापा चुप हो गए और कमरे से बाहर निकल आए। अपने पिता की बात सुनकर राधिका को ऐसा लगा जैसे उसके मुंह पर किसी ने एक करारा तमाचा जड़ दिया हो। कैलाश नाथ जी जानते थे कि उनका दामाद बहुत समझदार है, इसलिए
अपनी बेटी के रिश्ते को बचाने के लिए उन्होंने वैभव को फोन लगाया। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कुछ कहने का मेरा कोई हक तो नहीं है। मेरी बेटी की करतूतों ने ये हक मुझसे छीन लिया है, लेकिन फिर भी उसकी हरकतों के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ राधिका जिद्दी है, परंतु ये भी सच है कि वो तुमसे बेइंतहा प्यार करती है। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि इस रिश्ते को फिर से एक मौका दो। नहीं पापा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने तो राधिका से कहा था कि ये घर उसका है, वो जब मर्जी आ सकती है। फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं एक बार फिर से उससे बात करूंगा। अगर मेरे बात करने से हमारा रिश्ता सुधरता है तो ऐसा करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। थोड़ी देर में वैभव ने राधिका को फोन लगाया तो वैभव की कॉल देखकर राधिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने झट से फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो राधिका, कैसी हो तुम? थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए राधिका बोली, इतने दिनों बाद तुम्हें आज मेरी याद आई है? तुमने तो ये जानना तक जरूरी नहीं समझा कि मेरी तबीयत ठीक भी है या नहीं। अच्छा बताओ, कैसे फोन किया? तो वैभव बोला, राधिका, जो हो गया सो हो गया। अब अपना गुस्सा भूलकर अपने घर वापस आ जाओ। अगर तुम कहो तो मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊं। तभी राधिका बोली, मुझे चलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि दोबारा से हमारे बीच कोई मनमुटाव पैदा हो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, वैभव ने पूछा। तो राधिका बोली, वैभव, मेरी एक शर्त है कि जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक हम फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। ये फैसला करने का अधिकार सिर्फ मेरा होगा। तभी वैभव हैरानी से बोला, राधिका, पति पत्नी के रिश्ते में शर्तें कहाँ से आ गई? पहले भी तुम अपनी मनमानी करके बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो। ठीक है वैभव, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, राधिका बोली। तो वैभव गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हारे पापा के कहने पर मैंने फिर से अपने रिश्ते को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी नासमझ हो। अच्छा, तो तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? तुम पापा के कहने पर मुझसे बात कर रहे थे और मैं समझ रही थी कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। अब तो मैं हरगिज तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। इतना कहकर राधिका ने फोन पटक दिया और जोर से चिल्लाते हुए बोली, पापा, पापा कहाँ हैं आप? तभी उसकी माँ दौड़ती हुई आई और बोली, क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी, आखिर पापा चाहते क्या हैं? अगर मैं उन्हें बोझ लग रही हूँ तो मैं ये घर भी छोड़कर चली जाऊंगी। तभी कैलाश नाथ जी भी वहां आ गए तो राधिका गुस्से में बोली, आखिर मुझसे पूछे बिना आपने वैभव को फोन क्यों किया? क्यों उसके सामने गिड़गिड़ाए? उसे तो यही लगेगा ना कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना आपने लिया कैसे? हाँ बेटा, गलती तो मेरी थी, जो मुझे लगा कि तुम समझाने पर समझ जाओगी, लेकिन तुम्हें अपनी जिद के आगे कुछ नजर ही कहाँ आता है। अगर इतना ही घमंड है तुम्हें तो जियो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। इतना कहकर कैलाश नाथ जी अपने कमरे में चले गए तो राधिका गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, हाँ हाँ, मैं भी बता दूंगी वैभव को कि मैं उसके बिना बड़े आराम से जी सकती हूँ। ना जाने क्या समझता है वो अपने आप को। माँ, आप वकील से बात कीजिए और तलाक के पेपर्स रेडी करवाइए। अब मैं उसके साथ नहीं जी सकती। तलाक की बात सुनकर उसकी माँ ने उसे आराम से बैठाया और बोली, बेटा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसले के बाद तुम्हें पछताना पड़े। नहीं माँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन बेटी, तुम्हारी फोन पर बात क्या हुई, ये तो बताओ, ममता जी ने पूछा। तो राधिका ने
वैभव के साथ हुई सारी बात बता दी। तो ममता जी बोली, ठीक है बेटी, अगर वैभव ही कुछ सुलझाना नहीं चाहता तो हम वकील से बात करते हैं। जो मेरी बेटी चाहेगी वही होगा। कुछ ही दिनों में वैभव के पास तलाक के कागज पहुंच गए। जैसे ही उसने वो कागज पढ़े तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी धरती हिलने लगी है। सारी पुरानी बातें उसके जहन में आने लगी और उसका सर चकराने लगा। अपना सर पकड़कर वो धम से जमीन पर बैठ गया। नहीं, मेरी राधिका ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा सोचते हुए वैभव ने राधिका को फोन मिलाया, लेकिन दूसरी ओर से राधिका की माँ ने फोन उठाया। मैं राधिका से बात करना चाहता हूँ, वैभव ने कहा। तो ममता जी बोली, अब बात करने को बचा ही क्या है? राधिका तुमसे बात करना नहीं चाहती। नहीं माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये उसका आखिरी फैसला है? हाँ, मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ घुट घुट कर जीना नहीं चाहती। वो इस अनचाहे बंधन से आजाद होना चाहती है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। दिन यूं ही बीतते गए। एक दिन अपने कमरे में उदास बैठी राधिका का मन हुआ तो उसने अपनी बड़ी बहन मोनिका को फोन लगा दिया। बातें करते हुए मोनिका बोली, तुझे क्या बताऊं राधिका, भूख और प्यास के मारे मेरी जान ही निकली जा रही है। तो राधिका हैरान होते हुए बोली, अरे तो खाना क्यों नहीं खाया? ओफो राधिका, क्या तू नहीं जानती आज करवा चौथ है और मैंने तेरे जीजा जी के लिए व्रत रखा है। अरे तेरे जीजा जी ने मुझे मेरी पसंद की एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी खरीद कर दी है। सुबह जब मैं सज धज कर तैयार हुई तो तेरे जीजा जी आशिक बने बस मुझे देखते ही जा रहे थे। पता है, रात को हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने जाने वाले हैं। करवा चौथ का नाम सुनते ही राधिका के हाथ से मोबाइल छूट गया। भूखी प्यासी होते हुए भी उसकी बहन कितनी खुश लग रही थी। कितनी लकी है मोनिका, राधिका के मुंह से अचानक निकला। फिर याद आया, खुशकिस्मत तो मैं भी थी। पिछले साल करवा चौथ पर मैं कितनी उत्साहित थी। मेरे लाख मना करने पर भी वैभव ने मेरे लिए व्रत रखा था। सुबह सुबह उठकर उन्होंने मेरी पसंद के व्यंजन बनाकर तैयार कर दिए थे। हम दोनों ने एक साथ बैठकर सरगी खाई थी। सारा दिन भूखे प्यासे रहे थे वो भी मेरे साथ, और रात को 5 स्टार होटल में डिनर कराने ले गए थे। सोचते सोचते राधिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दिल के किसी कोने में उसे कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसका दिल किया कि अभी वैभव को फोन करके अपने किए की माफी मांग ले। तभी बाहर से उसकी माँ की आवाज आई, राधिका देख तो कोई लेटर आया है। राधिका ने खोल कर देखा तो उसमें वैभव के साइन किए हुए तलाक के कागज थे। उसके मन में जज्बातों का तूफान उमड़ आया। वैभव ने साइन कर दिए, इसका मतलब वो भी अब इस रिश्ते से छुटकारा चाहता है। मैं ही पागल थी जो उससे बात करने की सोच रही थी। ठीक है, अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों उसे फोन करूं। गुस्से में आकर उसने मोबाइल बिस्तर पर पटक दिया। दिन यूं ही बीतने लगे। एक दिन राधिका बाजार गई तो उसे अपनी सहेली मिली। उसे अपनी सहेली पहले से कुछ बदली बदली दिखाई दी। उसका वजन भी कुछ बढ़ गया था। पूछने पर उसकी सहेली ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर राधिका के होश उड़ गए, क्योंकि इसी सहेली ने उसे बच्चे के चक्कर में ना पड़ने की सलाह दी थी। फिर स्वयं को संभालते हुए राधिका बोली, क्या? लेकिन तू तो मुझे सलाह देती थी कि अभी इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, और अब तू ही। हाँ राधिका, वो क्या है ना, अब नहीं तो 1 साल बाद हमें अपने परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना ही था, तो अब क्यों नहीं। इतना सुनते ही राधिका का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। इसके बाद
वो कुछ न बोल पाई और सीधा घर वापस आ गई। दिमाग में विचारों का तूफान जोर मारने लगा। आज पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर में उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वकील साहब का फोन आया था। 2 दिन बाद कोर्ट की हियरिंग में तुम्हारे तलाक को मंजूरी दे दी जाएगी। अब जब तुम उस जेल से आजाद हो जाओगी तो मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। बड़े ही ऊंचे खानदान से है। तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। ममता जी ने कहा तो राधिका जोर से चिल्लाई, मम्मी, मुझे दोबारा शादी नहीं करनी। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। दोपहर से रात हो गई, लेकिन राधिका बस मोबाइल में वैभव की तस्वीर देखती ही जा रही थी। तभी उसके पिता कैलाश नाथ जी उसके कमरे में आए और उसके सर को सहलाने लगे। राधिका ने अपने पापा के स्पर्श को महसूस किया तो उनके गले लग गई और उसकी रुलाई फूट पड़ी। तभी कैलाश नाथ जी बोले, बेटी, आज तू इतनी दुखी क्यों है? तुझे तो खुश होना चाहिए था। तू जो चाहती थी आखिर वही तो हो रहा है। आप सही कहते थे। मेरी जिद और अहंकार ने मुझे एकदम अकेला कर दिया। कितना दुख दिया मैंने उस इंसान को जिसने हर हाल में मेरा साथ दिया। अब तो मुझे खुद पर ही घिन आने लगी है। काश तू ये बात पहले समझ जाती बेटा। तुझे ऐसे देखकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है ये मैं ही जानता हूँ। बेटी, विवाह तो एक गठबंधन है जो 2 लोगों को एक डोर से बांधता है। वैभव ने तो उस डोर को मजबूती से थामे रखा, लेकिन अफसोस तुम उसे संभाल नहीं पाई। अब तुम अपनी पूरी कोशिश करो इस रिश्ते को संभालने की और अब की बार वैभव के साथ अपने रिश्ते को ऐसी गांठ में बांधना कि वो खोलने से भी ना खुले। अपने पिता की बात राधिका को समझ में आ गई। उसने तुरंत वैभव को फोन किया, लेकिन बेल जाती रही। किसी ने फोन नहीं उठाया। 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया तो राधिका ने तय कर लिया कि वो अगले दिन वैभव से मिलने जाएगी। अगली सुबह वो तैयार होकर वैभव के ऑफिस में पहुंच गई, लेकिन वहां जाकर मालूम चला कि वैभव किसी जरूरी मीटिंग में है। राधिका वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगी। हालांकि सेक्रेटरी ने वैभव को बता दिया था कि राधिका मैम आपसे मिलने आई है, लेकिन वैभव उससे मिलने नहीं आया। देखते ही देखते 3 घंटे बीत गए। मीटिंग खत्म होने के बाद राधिका अंदर गई। उसकी आंखों की लाली देखकर राघव समझ गया था कि वो बहुत देर तक रोई है। कांपते स्वर में राधिका बोली, वैभव, क्या हम अपने इस रिश्ते को एक मौका और दे सकते हैं? कहते कहते वो फिर से रो पड़ी। तो वैभव बोला, राधिका, शादी ब्याह तुम्हारे लिए गुड्डे गुड़ियों का खेल होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मैं अंदर तक टूट चुका था। अब बड़ी मुश्किल से संभल पाया हूँ। माफ करना राधिका, अब हमारा एक होना मुमकिन नहीं है। राधिका बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन वैभव नहीं माना। जो वैभव अपनी पत्नी की आंखों में एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज उसके फूट फूट कर रोने का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं चलता हूँ, मेरी दूसरी मीटिंग है, कहकर वैभव तेजी से कदम बढ़ाता हुआ वहां से चला गया। राधिका उसके इस व्यवहार से दंग रह गई। अपनी गाड़ी में बैठकर वैभव खूब रोया। उसकी आंखों के सामने अपनी पत्नी राधिका का मुरझाया हुआ चेहरा बार बार आ रहा था। आखिर कैसे वो इतना पत्थर दिल हो गया। खुद को शांत करके उसने राधिका के पिता कैलाश नाथ जी को फोन किया और बोला, क्यों पापा, आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? अपनी राधिका का मैंने इतना दिल दुखा दिया, जबकि उसकी आंखों में पश्चाताप मुझे साफ नजर आ रहा था। तभी कैलाश नाथ जी बोले, बेटा, मैं जानता हूँ कि उसे अपने किए पर पछतावा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उसे
अपने रिश्तों की कद्र हो। अगर मैं उसका पिता हूँ तो तुम भी मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें दोबारा यूं टूटते हुए नहीं देखना चाहता। अगर उसे सब कुछ आसानी से मिल गया तो वो उसकी कीमत नहीं समझ पाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब जो राधिका तुम्हारे पास आएगी वो रिश्तों की कद्र करना जानती होगी। शायद राधिका आ चुकी है, मैं फोन रखता हूँ। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही है? राधिका की माँ ने पूछा तो राधिका बोली, माँ, वैभव ने मुझे माफ नहीं किया, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, तो तू उस वैभव से मिलने गई थी? उसने फिर से मेरी बेटी का दिल दुखा दिया। तू फिक्र मत कर बेटी, कल तुझे उस पत्थर दिल इंसान से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। उसकी माँ ने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा तो कैलाश नाथ जी के सब्र का बांध टूट गया। बस ममता, बहुत बहका लिया तुमने मेरी बेटी को। मुझे हैरानी है तुम अपने आप को उसकी माँ कहती हो। अरे, एक माँ तो अपनी बेटी को परिवार में रहना सिखाती है और यहाँ तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। कड़कती आवाज में कैलाश नाथ जी बोले तो ममता जी हैरान रह गई। फिर राधिका बोली, हाँ माँ, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें वैभव की कोई गलती नहीं है। मुझे ही उसके प्यार की कद्र नहीं हुई। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे अपने सर आंखों पर बिठाकर रखा। लेकिन मैंने क्या किया? अगर मैंने सही फैसला लिया होता तो आज मैं खुशी खुशी उसके साथ अपनी जिंदगी बिता रही होती। लेकिन माँ, मुझे हैरानी है कि अगर मैं रास्ते से भटक गई थी तो आपने मुझे सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया? आप तो मेरे हर गलत फैसले को सही ठहराती रही। राधिका बोलती जा रही थी और उसकी माँ किसी गुनाहगार की तरह नजरें झुकाए सब कुछ सुनती जा रही थी। फिर राधिका बोली, पापा, अब मैंने तय कर लिया है कि मैं आज ही, बल्कि अभी अपने पति के घर जा रही हूँ, चाहे मुझे उसके पैरों में गिरकर माफी ही क्यों ना मांगनी पड़े। लेकिन अब मैं उससे दूर नहीं रह सकती। इतना कहकर राधिका ने दरवाजे की चौखट लांग दी और अपने खुद के घर जाने के लिए निकल गई। थोड़ी ही देर में ममता जी के फोन की बेल बजी। फोन उठाया तो उनकी बड़ी बेटी मोनिका बोली, मम्मी, बस बहुत हो गया। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? ममता जी बोली तो दूसरी ओर से आवाज आई, मम्मी, मैं इस आदमी के साथ हरगिज नहीं रह सकती। ना जाने क्या समझता है अपने आप को। मैं अभी अपने बच्चों को लेकर आपके पास आ रही हूँ। इतना सुनते ही ममता जी गुस्से से बोली, खबरदार, जो अपने पति से लड़कर यहाँ आई तो सुलह कर ले अपने पति से। मैं जानती हूँ उसे, इतना भी बुरा नहीं है वो। दोस्तों, अगर इसी तरह हर माता पिता अपनी विवाहित संतान की हर अनुचित बात का समर्थन करना बंद कर दें तो इस संसार में ना जाने कितने ही संबंध टूटने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।